ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इको सब्जेक्ट में 9th चैप्टर हम कर रहे हैं। 9th चैप्टर इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। 9th चैप्टर आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज 83 पर मिलेगा। 9th चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि फिनांस की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ फिनांस सबको है, इंडिविजुअल लेवल पर, कारपोरेट लेवल पर एंड गवर्नमेंट लेवल पर भी। तो ये लोग फिनांस कहाँ से एक्वायर करते हैं, फ्रॉम वेयर दे गेट अवेलेबल ऑफ फाइनेंस, दैट वी आर चेकिंग इन दिस चैप्टर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इन लोगों ने जो सिस्टम है उसके अंदर कई एलिमेंट बताए हैं, कई लेवल्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन यहां पर जो हमारे सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। आप जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए हमें फिनांस अवेलेबल करता है, शॉर्ट टर्म के लिए, और कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें फिनांस अवेलेबल कराता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के मार्केट हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो मनी मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ ऑर्गेनाइज्ड हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं उसमें सबसे ऊपर अपेक्स मॉनेटरी सेंटर जो है वो आरबीआई है। सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पर आता है कमर्शियल बैंक। तो आपके एरिया में जितने भी बैंक हैं जिनके नाम आप जानते हैं, जहां पर आप अमाउंट्स डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, चेक इशू करते हैं, वो सब कमर्शियल बैंक्स हैं। सारे कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंडर में आते हैं। आरबीआई का कंट्रोल होता है हर कमर्शियल बैंक पर। थर्ड, हमें मनी फाइनेंस मिल सकता है कोऑपरेटिव बैंक्स से। फोर्थली, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। एंड फिफ्थ, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया से। इन्हें हम धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज कमर्शियल बैंक हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड में भी देख लीजिए बेटा। अनऑर्गेनाइज्ड में आपका पहला है इंडिजीनियस बैंक्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं लेकिन गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं, लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, कॉलेज और स्कूल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर कहलाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है कॉलेज और स्कूल, लेकिन क्लासेस और ट्यूशन जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह हम ले सकते हैं। तो कॉलेज और स्कूल पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, डेली उनका अपडेट ले सकती है सरकार, लेकिन ट्यूशन क्लासेस पर इतना कंट्रोल सरकार का नहीं होता। उसी तरह से आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक एक रुपए का हिसाब किताब सरकार के पास होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर इतना अधिक कंट्रोल नहीं होता। चलिए
आज हम कमर्शियल बैंक लेते हैं। पहले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आपको मैंने बता दिया, लास्ट टाइम हम आरबीआई पढ़ चुके हैं। आज हम कमर्शियल बैंक लेंगे, कमर्शियल बैंक पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके बिजनेस लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आगे आपको लोन लेना है, आपको बिजनेस चलाना है, फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए कमर्शियल बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान कमर्शियल बैंक से डीलिंग करता ही करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे कमर्शियल बैंक। बेटा आपको याद है क्या, आरबीआई कौन से ईयर में नेशनलाइज्ड हो गया था? नेशनलाइज्ड आरबीआई कौन से ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ था? तो एवरीबॉडी नोज आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। इसका मतलब आरबीआई को पूरा अधिकार दे दिया गया, फुल कंट्रोल दे दिया गया कि वो कंट्री के हर एक बैंक पर अपना दबदबा बनाकर रख सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, उसे रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, आपने देखा था कि आरबीआई के पास जो पावर्स हैं वो कुछ क्वांटिटेटिव हैं और कुछ क्वालिटेटिव हैं। तो क्वालिटेटिव वेपन्स के मदद से आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो ये अपने 1949 नेशनलाइज होने के बाद रूल रेगुलेशन इसने बनाना चालू कर दिया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जब ये नेशनलाइज्ड हो गया उसी टाइम एक्ट बनाया गया, और एक्ट में लिखा गया कि कमर्शियल बैंक किसे कहा जाएगा, कमर्शियल बैंक क्या क्या कर सकते हैं, उनके अधिकार और लिमिटेशंस क्या होंगे, उनके अथॉरिटीज एंड लिमिटेशंस क्या होंगे, वो सब बताया गया। तो यहाँ पर बेटा आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक का। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से पढ़ा जा रहा है, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग ऑफ और इन्वेस्टमेंट of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, demand draft, order or otherwise। तो ये जो वर्ड्स हैं वो एक एक वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। बैंकिंग मीन्स कोई बैंक ओपन हुआ है, वो बैंकिंग कर रहा है, मतलब वो क्या करता है, उसका क्या मीनिंग है वो बताया जा रहा है। तो बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग मतलब पहले तो ये स्वीकार करेगा, एक्सेप्टिंग मीन्स स्वीकार करेगा। क्या स्वीकार करेगा? मनी फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मनी क्यों पब्लिक से स्वीकार करेगा ये बैंक? फॉर लेंडिंग, लेंडिंग मतलब होता है कर्ज पर देना, लेंडिंग मतलब पैसे कर्ज पर देना, और इन्वेस्टमेंट या फिर कमाने के लिए पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करना, ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो यहां पर अब क्लियर हुआ पूरा सेंटेंस कि पब्लिक से मनी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। बैंक वाले क्या करते हैं, बैठे बैठे जितने भी डिपॉजिटर्स आते हैं उनके मनी को एक्सेप्ट करते हैं, जितनी भी पब्लिक लाइन लगाती है उनके मनी को कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं। जब कमर्शियल बैंक के पास काफी पैसा हो जाता है तो वो क्या करते हैं? लेंडिंग मतलब लोगों को ब्याज पर, इंटरेस्ट पर देना चालू करते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं, पैसे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, तो जो पैसे पब्लिक से कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट करवा लिया है, उस डिपॉजिट को दूसरे किसी रिक्वायर्ड बिजनेसमैन या प्रोफेशनल को पैसे लोन पर देना या इन्वेस्ट करना, ये बैंकिंग का मेन उद्देश्य है। इसके बाद कहा गया कि पब्लिक ने जो पैसे बैंक में जमा किए हैं वो जब चाहे तब निकाल सकता है। क्या लिखा है? रीपेएबल ऑन डिमांड। जैसे ही पब्लिक डिमांड करेगी
तो बैंक पैसे क्या है लौटाएगा आपको। आपका बैंक में पैसा जमा है, आपको जब भी चाहिए, आपको एटीएम से निकालना है या फिर गूगल पे से पेमेंट करना है, तो कभी बैंक ना बोलता है क्या? नहीं, आपकी जब मर्जी तब गूगल पे से आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर दीजिए, एटीएम से पैसे निकाल लीजिए, बैंक ना नहीं बोलेगा। तो रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी मांग उठेगी पब्लिक की तो कमर्शियल बैंक को पैसे लौटाने होंगे। और अदरवाइज या फिर किसी दूसरे तरीके से, एंड विड्रॉवल बाय चेक, और जो पैसे कमर्शियल बैंक से निकाले जाएंगे हो सकता है चेक से निकाला जाए, हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट से निकाला जाए, हो सकता है ऑर्डर चेक से निकाला जाए, और अदरवाइज। तो ये जब डेफिनेशन लिखा गया था उस टाइम नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग नहीं था, इसलिए इन लोगों ने लिख कर रखा था कि फ्यूचर में अगर कोई और मेथड आया कैश विड्रॉ करने का तो उसके लिए अदरवाइज वर्ड लिखकर हम रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा क्या पढ़ा हमने, एक बार सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। एक्सेप्टिंग, सबसे पहले क्या है, एक्सेप्ट किया जाएगा। क्यों एक्सेप्ट किया जाएगा पैसे? लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसे कर्ज पर देने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। क्या एक्सेप्ट किया जाएगा? डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक से पैसे, मनी एक्सेप्ट किया जाएगा ताकि हम किसी जरूरतमंद को लोन पर वो पैसे दे सकें या कहीं इन्वेस्ट कर सकें। रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, ये पब्लिक का पैसा लौटाना भी पड़ेगा जब पब्लिक मांगेगी। एंड विड्रॉवल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फाइनली एक बार हिंदी में आप समझ लीजिए, बैंक मतलब कमर्शियल बैंक का काम क्या है? मुख्य काम यही है कि पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करे और ये एक्सेप्ट किया हुआ जमा किया हुआ पैसा किसी और को लोन पर दे, मींस लेंड करे या फिर कहीं इन्वेस्ट करे। और ये भी बात उसे ध्यान में रखना है, अगर पब्लिक ने अपना पैसा रिटर्न मांगा तो उसे तुरंत देने के लिए तैयार भी रहना है। किसके थ्रू? चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू या नेट बैंकिंग मोबाइल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डेफिनेशन था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन आपको प्रोफेसर चैर्न क्रॉस ने दिया है। चैर्न क्रॉस की ये इमेज है। चैर्न क्रॉस ने कहा शॉर्ट में, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मतलब बैंक क्या होगा? बीच का एक बिचौलिया होगा, बीच का एक एजेंट होगा। एजेंट होगा जो क्या करेगा? अ डीलर इन लोन्स एंड डेब्ट्स, जो क्या करेगा? डीलर होगा, मतलब व्यापार या व्यवहार करेगा किसके अंदर? लोन्स एंड डेब्ट्स के अंदर। तो लोन मतलब किसी को लोन देगा और डेप्ट मतलब किसी से कर्ज लेगा। तो लोन देना और कर्ज लेना, ऐसा कार्य करने वाले इंस्टीट्यूट को बैंक कहा जाएगा जो एक एजेंट के रूप में होगा, किसी से पैसे लेगा और किसी को देगा बीच में इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को हम बैंक कहेंगे, कमर्शियल बैंक। फाइनली वंस मोर वी आर रीडिंग स्टूडेंट्स, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, एक बीच की संस्था है, एजेंट है जो डील करेगी, डीलर, डीलर इन लोन्स एंड डेब्ट्स, जो लोन्स एंड डेब्ट्स के बीच में अपना डीलिंग करते रहेगी। तो इस तरह से हमने दो डेफिनेशन देखा कमर्शियल बैंक के लिए। इसके अंदर आप फर्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट बड़ा है लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इंप्रेसिव है। तो फर्स्ट डेफिनेशन आप याद रखिए, फर्स्ट डेफिनेशन बहुत ही रनिंग और बहुत ही मीनिंगफुल है। तो अगर फर्स्ट डेफिनेशन आप याद रखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो उस पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, मींस कमर्शियल बैंक करते क्या हैं। कमर्शियल बैंक के जो कार्य है इन लोगों ने 4 मेन हेडिंग्स में बताया हुआ है।
4 मेन हेड्स हैं, देखते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फर्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डेफिनेशन में ही देखा आपने, पहला काम कमर्शियल बैंक का है कि पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करो, मतलब पब्लिक के पैसे जमा करा लो। सेकंड है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, जब पैसे आपके पास जमा हो गए तो ये पैसे लोगों को लोन पर और एडवांस के रूप में दीजिए। ठीक है, जिसको लोन के रूप में चाहिए लोन के रूप में दे दीजिए लंबे समय के लिए, और जिसको कुछ समय के लिए चाहिए उसे एडवांस के रूप में दे दीजिए। तो बैंक का कार्य है जमा किया हुआ पैसा लोन और एडवांस के रूप में जरूरतमंद को देना। थर्ड है एंसिलरी फंक्शंस। एंसिलरी फंक्शंस मतलब सहायक कार्य। तो मेन कार्य तो ऊपर के दो हैं, लेकिन उसके अलावा भी कमर्शियल बैंक कुछ सहायक कार्य करता है, जिसे हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंस है उसका, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में। ये 4 पॉइंट आज हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन। पहला है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, आप देखते हैं बैंक दिन भर क्या करता है, लोगों के पैसे को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। ऑफिशियल टाइम में तो स्वीकार करता ही है, उसके बाद एटीएम में भी लोग अब पैसे जमा करने लगे हैं। दिन भर इस तरह से बैंक क्या है, लोगों से पैसे स्वीकार करता है, पैसे बैंक में जमा होते जाते हैं। तो पहला फंक्शन बताया गया आपको, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, लोगों के पैसे को स्वीकार करना। ठीक है, तो पढ़कर देखते हैं बेटा, वर्डिंग लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स कंस्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड। तो बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं, मेन उसका यही सोर्स है, क्या, पब्लिक आकर अपने पैसे जमा करे। तो कमर्शियल बैंक का जो मेन सोर्स है, क्या लिखा गया, मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर कमर्शियल बैंक, मेन सोर्स क्या है, डिपॉजिट्स ही है, जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स को पैसे मिलेंगे। इसके बाद में सेविंग लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट, और पब्लिक के पास डिपॉजिट करने के लिए पैसे कहां से आते हैं, सेविंग से। तो लोग कमाते हैं, सैलरी पगार पाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो बचाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने एक्सीडेंट्स जो हो जाएंगे, जो अनिश्चित प्रॉब्लम्स हैं फ्यूचर के, उनसे फेस करने के लिए हमेशा हर एक इंसान क्या है, थोड़े पैसे क्या है बचा लेता है, सेव कर लेता है, और उस पैसे को सुरक्षित कहाँ रखने जाता है, बैंक में। तो जो भी इंसान सेव करता है अपनी सेविंग्स को फाइनली कमर्शियल बैंक में ले जाकर जमा करता है, डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पर कहा गया कि सेविंग होगी तो ही पब्लिक क्या करेगी, बैंक में डिपॉजिट करेगी। तो लाइन रीड कीजिए बेटा, सेविंग्स लीड टू क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट, सेविंग ही है जो डिपॉजिट को जन्म देता है। आप बचत करोगे तभी जमा करोगे, अगर बचत ही नहीं होगी, बचेगा ही नहीं, तो डिपॉजिट कहां से करोगे। तो द लाइन इज ट्रू, इट्स करेक्ट, सेविंग्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट्स। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट्स आर कैटेगराइज्ड एज डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार आपको इसके वर्ड्स यूज करने होंगे, ऑब्जेक्टिव्स में भी इन पर ध्यान दिया जाता है, तो आप ठीक से समझ लीजिए। पब्लिक जो भी पैसे कमर्शियल बैंक में जमा करती है, मेनली 2 टाइप के अकाउंट ओपन कराती है, या तो डिमांड डिपॉजिट्स या तो टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये अगले पेज पर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिए, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो पहले डिमांड डिपॉजिट के बारे में देखें। यहां पर आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या देखा बेटा, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखा, डिपॉजिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, डिपॉजिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इसके बाद आपने देखा कि सेविंग्स ही है जिसकी वजह से पब्लिक डिपॉजिट कर पाती है। ठीक है, एंड फाइनली वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट को डिटेल में देखा जाए।
वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के अंतर्गत डिमांड डिपॉजिट पहला, इसे डिटेल में देख लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स वर्डिंग है डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो बेटा डिमांड डिपॉजिट सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा रनिंग टाइप का डिपॉजिट है। आपके पिताजी का जो भी अकाउंट है, अगर उनके नाम से ओपन किया गया है, जैसे रमाशंकर यादव इस नाम से अकाउंट ओपन किया गया है, या फिर सुरेश सिंह इस नाम से ओपन किया गया है, तो वो कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट। इंसान के नाम से अगर खोला गया है अकाउंट तो वो सेविंग अकाउंट है। और अगर दुकान के नाम पर या कंपनी के नाम पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर अकाउंट खोला गया है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अकाउंट, रिलायंस या अदानी लिमिटेड अकाउंट, इसके बाद में कोई भी दुकान ले लीजिए, जैसे स्टील एंड आयरन मार्ट लिमिटेड, स्टील एंड आयरन मार्ट लिमिटेड, या फिर पटेल दाल मिल। तो इस तरह से अगर किसी दुकान के नाम पर अकाउंट ओपन किया गया है तो वो करंट अकाउंट होता है। अब आप बताइए, आर के क्लासेस अकाउंट ओपन किया जाए तो वो कौन सा माना जाएगा? करंट अकाउंट। अगर विनोद कनौजिया के नाम से खोला जाए अकाउंट तो वो सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए पढ़कर देखते हैं वर्डिंग आगे। डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो आपका करंट हो या सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, आप जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हैं एटीएम के थ्रू। एटीएम के थ्रू निकालिए या नेट बैंकिंग के थ्रू निकालिए या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू निकालिए, मुद्दा ये है कि आप जब चाहें तब वो पैसे निकाल सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का होता है मीनिंग यही, डिमांड जब मांगा जाएगा तब देना पड़ेगा। डिमांड डिपॉजिट मतलब मैं डिपॉजिट तो कर रहा हूं, लेकिन जब डिमांड करूंगा आपको लौटाना पड़ेगा, तो उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। तो अब डिमांड डिपॉजिट भी दो टाइप का बताया गया आपको, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो चेक कीजिए, डिमांड डिपॉजिट के लिए ध्यान दीजिए, विड्रॉवल ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट ऐसा होता है, ऐसा डिपॉजिट होता है जिसे हम डिमांड पर विड्रॉ कर सकते हैं, जब आपकी मांग हो तब आप निकाल सकते हैं पैसे। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है बेटा, अब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को भी जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के अंतर्गत एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में हम डिमांड डिपॉजिट में देख रहे हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। बताइए बेटा, करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन। अंडरलाइन कीजिए बेटा, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर खोलता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो बिजनेसमैन आप जानते हैं जो कारपोरेशन चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, हो सकता है कारपोरेशन चला रहे हैं, हो सकते हैं इंडस्ट्री चला रहे हैं, या हो सकता है ट्रस्ट चला रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अगर अकाउंट खोल रहा है तो उसे करंट अकाउंट कहा जाएगा। दे आर प्रोवाइडेड विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ऐसे बिजनेस मैन के अकाउंट को करंट अकाउंट कहते हैं और करंट अकाउंट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये इको में भी है और अकाउंट में भी है, तो आपको ये वर्ड ध्यान से सुनना चाहिए, समझ कर रखना चाहिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब होता है कि आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं उससे एक्स्ट्रा आप निकाल कर अपना काम कर सकते हो। जैसे आपके बैंक में 20,000 है, आपके बैंक में आपका 20,000 जमा है, लेकिन आपको किसी काम के लिए 22,000 निकालना है, 22,000 निकालना है। तो 20,000 है और 22,000 निकालना चाहते हो आप तो निकाल सकते हो। ये आपके रेपुटेशन पर बैंक वाला क्या करता है, अलाउ कर देता है। ठीक है,
तो आपके पास बैंक में 20,000 ही था, लेकिन 22,000 आप निकाल सकोगे, शॉपिंग कर सकोगे, पेमेंट कर सकोगे। जो 2,000 आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया है उसे ही कहा जाएगा ओवरड्राफ्ट, और ऐसी फैसिलिटी आपको जो दे रहा है बैंक, उस फैसिलिटी को कहेगा कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो अब टेक्स्ट बुक का वर्डिंग देखिए। ओवरड्राफ्ट मीन्स विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ बैलेंस। आपने विड्रॉ किया इन एक्सेस ऑफ बैलेंस, मतलब अपने बैलेंस के तुलना में ज्यादा, बैलेंस की तुलना में ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया। बैलेंस आपका 20,000 ही था, 22,000 आपने विड्रॉ कर लिया, तो 2,000 जो है वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है बेटा? सेविंग अकाउंट इज व्हाट? तो सेविंग अकाउंट आर ऑपरेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सेविंग अकाउंट जो है ये बहुत से लोग, हर एक घर में लोगों का अकाउंट है। आपके मम्मी के भी नाम से अकाउंट है, आपके पापा के भी नाम से अकाउंट है, आपके भाई के भी नाम से अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है और बहुत ही ज्यादा रनिंग है। ठीक है, सेविंग अकाउंट आर ऑपरेटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्या लिखा है? बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं? सेविंग अकाउंट ही ओपन करते हैं। पर्टिकुलरली द सैलरी क्लास। सैलरी क्लास, तो जिन लोगों को पगार मिलता है, जो सैलरी उठाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? आपका सैलरीड पीपल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो जो लोग छोटे लोग हैं, मेहनत मजदूरी से पगार सैलरी उठाते हैं, वो लोग क्या है? सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? सैलरीड क्लास के लोग, जो कि स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे डीलर्स हैं। ठीक है, who wish to save part of their income with the bank। अगर हम बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे तो ये पैसा क्या है? हमारे हाथ से उठ जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो गरीब लोग हैं या छोटे ट्रेडर्स हैं, वो कुछ पैसा बचाने के लिए, कुछ पैसा बचाने के लिए वो आदत बना लेते हैं कि सैलरी का एक हिस्सा वो क्या करेंगे? बैंक में जमा करेंगे। तो इस तरह से वो डिसीजन करके थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पगार का क्या है? बैंक में जमा करते हैं। तो इससे क्या होता है? सेविंग होता है। तो ये लिखा हुआ है हु विश, who wish to save a part of their income with the bank। तो जो लोग अपने कमाई का छोटा सा हिस्सा बचाना चाहते हैं, वो लोग सेविंग अकाउंट ओपन करके समय समय पर उसमें पैसा जमा करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं डिमांड डिपॉजिट। के बाद याद है आपको कौन सा डिपॉजिट था? डिमांड डिपॉजिट के बाद था टाइम डिपॉजिट। तो देखा जाए टाइम डिपॉजिट क्या है। टाइम डिपॉजिट आपके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर सेकेंड पॉइंट है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब बेटा, टाइम वर्ड ही आपको बता रहा है कि एक लिमिटेड समय के लिए आप डिपॉजिट करोगे। हो सकता है 5 साल, हो सकता है 10 साल। तो एक फिक्स टाइम के लिए आपने डिपॉजिट किया है, उसमें से पैसे आप निकालोगे नहीं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आप बार बार पैसे क्या है? विड्रॉ करते रहते हो, निकालते रहते हो, जब जरूरत है तब निकालते रहते हो पैसे। लेकिन टाइम डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है। टाइम डिपॉजिट में क्या रूल रेगुलेशन है? एक निश्चित समय के बाद ही आप पैसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखिए वर्डिंग्स पढ़कर। टाइम डिपॉजिट, डिपॉजिट्स दैट आर रीपेएबल आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहा गया बेटा? सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पहले से ही क्या है? टाइम फिक्स है कि आप 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ही पैसा रिटर्न मांगेंगे। तो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, रीपेएबल होगा एक फिक्स निश्चित समय के बाद, इज नोन एज टाइम डिपॉजिट। ऐसे डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। और टाइम डिपॉजिट भी दो टाइप के होते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स। हो सकता है कि वो रिकरिंग डिपॉजिट हो, या हो सकता है कि वो, देखिए ये वर्ड प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके बुक में, टाइम डिपॉजिट नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? फिक्स डिपॉजिट। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो टाइम डिपॉजिट दो टाइप का होता है, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट।
टाइम डिपॉजिट में दो टाइप के डिपॉजिट बताए गए, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो चलिए रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स को भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं टाइम डिपॉजिट के अंदर दो टाइप होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो देखा जाए रिकरिंग डिपॉजिट क्या है। रिकरिंग डिपॉजिट refers to a deposit wherein a customer deposits a fixed amount at regular interval for a specified period of time। तो रिकरिंग डिपॉजिट बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो मैं समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। रिकरिंग डिपॉजिट वो होता है जो आप एक निश्चित अमाउंट, सर्टन फिक्स अमाउंट एक फिक्स समय पर जमा करते रहते हैं बैंक में, उसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। क्या लिखा है, रिफर्स टू अ डिपॉजिट वेयर इन अ कस्टमर डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट लिखा गया, फिक्स अमाउंट मान लीजिए कितना, 5,000। फिक्स्ड अमाउंट मान लीजिए 5,000, आप हमेशा 5,000 जमा कर रहे हैं। कब, एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मतलब एक निश्चित समय के बाद। तो निश्चित समय के बाद मतलब एक डेट आपने फिक्स कर लिया है, मान लीजिए हर महीने की 10 तारीख, आपकी पगार 10 तारीख को आती है, तो हर महीने की 10 तारीख को आप क्या करते हैं, 5,000 ले जाकर बैंक में जमा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल मीन्स एक फिक्स डेट पर। तो ये आप एक फिक्स डेट पर क्या करते हैं, मंथली एक फिक्स डेट पर आप 5,000 ले जाकर जमा करते हैं, तो इसे कहा जाएगा फिक्स्ड अमाउंट ऑन फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल। एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट पर आप क्या है जमा करते हैं, तो इसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपकी मर्जी, आपने क्या कन्वर्सेशन किया हुआ है, क्या आपने एग्रीमेंट बनाया है। अगर आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट बनाया है 5 साल का, तो 5 साल तक आप जमा करेंगे। आपने 10 साल का बनाया है तो 10 साल तक आप जमा करेंगे, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये था आपका रिकरिंग डिपॉजिट। अब देखते हैं बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स refers to a lump sum amount। lump sum मतलब बेटा एक अंदाजे से या एक मर्जी से, एक मन मर्जी से अमाउंट आपने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लीजिए मन मर्जी से कितना आपने जमा कर दिया, मन मर्जी से आपने एक लमसम अमाउंट 10 लाख, 10 लैक्स, 10 लैक्स आपकी मर्जी हुई कि 10 लैक्स जमा कर देते हैं। अभी 8 साल बाद, 9 साल के बाद बच्चे का शादी है या फिर बच्चे का करियर कोर्स है, तो करियर कोर्स के लिए या शादी ब्याह के लिए या गाड़ी लेने के लिए या रूम लेने के लिए आपने कुछ प्लानिंग किया है, तो एक ही बार एक लमसम अमाउंट 10 लाख आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब अगेन 5 साल या 10 साल, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब अगेन 5 साल या 10 साल के लिए आप जमा कर सकते हैं। कंपेयर्ड टू ऑल अदर डिपॉजिट्स, ऑल अदर डिपॉजिट्स के कंपेयर में फिक्स्ड डिपॉजिट कैरीज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या करते हैं, आप 10 लाख एक लंबे समय के लिए, मतलब 5 साल या 10 साल के लिए 10 लाख आपने बैंक को दे दिया और फिर कभी मांगा नहीं बीच में। तो जब बैंक से नहीं मांगते हो बीच में, तो बैंक वाला बहुत ज्यादा समय तक आपका पैसा यूज करता है, तो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ठीक है, मान लीजिए 10 साल तक आपने छुआ ही नहीं अपना पैसा, तो 10 साल तक बैंक वाले ने आपका पैसा यूज किया है, तो 10 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हाईएस्ट होगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आया कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से डिपॉजिट को मिलता है, तो आपको कहना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो आपको ये पेज देखकर पूरी तरह से समझ में आ गया है कि रिकरिंग डिपॉजिट्स फिक्स्ड अमाउंट होता है मंथली, जो 5 साल 10 साल के लिए कंटिन्यूअस चलते जाता है, 5-10 साल के बाद अपने पैसे रिटर्न मिलते हैं। और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, एक लमसम अमाउंट मान लीजिए 10 लाख 10 साल के लिए जमा करेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट
फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है। और सबसे कम इंटरेस्ट किस पर मिलता है बेटा? सबसे कम आपको करंट अकाउंट पे मिलता है, सबसे कम। कुछ बैंक तो देते ही नहीं है करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट, और कुछ बैंक एकदम लो, एकदम कम इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में डेली 10 ट्रांजेक्शन, निकालो पैसे, डालो पैसे, निकालो, डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, ये डेली चलता रहता है। तो बैंक वाला आपका पैसा ज्यादा यूज ही नहीं कर पाता, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है? कम देता है। और बहुत से लोग तो इतने होशियार रहते हैं, अगर किसी को 10,000 पेमेंट करना है, कल पेमेंट करना है, तो आज 10,000 जमा करेंगे बैंक में और कल पार्टी उनकी आकर 10,000 निकाल लेगी। तो बैंक वाला करंट अकाउंट में पैसे यूज ही नहीं कर पाता है, तो वो करंट अकाउंट होल्डर्स को बहुत ही कम इंटरेस्ट देता है और फिक्स डिपॉजिट को हाईएस्ट। चलिए, तो ये फर्स्ट जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो हमने कंप्लीट किया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब चलिए सेकेंड फंक्शन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास? प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ये सेकेंड फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, ये सेकेंड फंक्शन है, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया गया कि पैसे तो जमा हो गए, करंट अकाउंट में लोगों ने जमा किया, सेविंग अकाउंट में लोगों ने जमा किया, रिकरिंग अकाउंट में लोगों ने जमा किया, फिक्स्ड डिपॉजिट में लोगों ने जमा किया। अब सारे पैसे जमा हो गए, तो अब बैंक क्या करेगा? लोन पर देना चालू करेगा, एडवांस देना चालू करेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जरूरतमंदों को कमर्शियल बैंक लोन देता है। कमर्शियल बैंक्स मोबिलाइज, मोबिलाइज मतलब क्या? आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी पैसा आपने जमा किया वो बैंक में जमा नहीं रहता है, लॉकर में नहीं रखते, वो लोग बांध कर नहीं रखते। आपका जमा किया हुआ सेविंग जो है, जो पैसा है, वो कमर्शियल बैंक मोबिलाइज करते हैं, मतलब आगे बढ़ा देते हैं। तो किस तरह से आगे बढ़ा देते हैं? मोबिलाइज करते हैं एंड लेंड दीज फंड्स टू इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल्स फॉर वेरियस पर्पजेज। तो जो सामने वाला है, जो डीलर या जो बिजनेसमैन या जो जिसको जरूरतमंद है, वो आता है, लोन लेकर जाता है और वेरियस पर्पजेस के लिए, बिजनेस पर्पज, होम खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए, वेरियस पर्पजेस के लिए लोग लोन लेते हैं। और ये कमर्शियल बैंक क्या करता है? आपका सेविंग उनको ट्रांसफर करके बीच में इंटरेस्ट कमाता है। तो सारे बैंक का जो इनकम है, मेन उनकी जो कमाई है वो क्या है? इंटरेस्ट है, ब्याज है। ठीक है, आपको कम ब्याज देते हैं और सामने वाली पार्टी से ज्यादा ब्याज लेते हैं, तो उसके अंदर क्या है? जो डिफरेंस है वो कमर्शियल बैंक का इनकम होता है। ठीक है, तो आपने देखा वर्ड मोबिलाइज सेविंग्स, सेविंग्स को आगे बढ़ाकर किस में कन्वर्ट कर देता है कमर्शियल बैंक? लेंड मतलब कर्ज में, लोन में। तो ये लोन के रूप में पैसे आगे बढ़ा देता है। तो सेविंग ही क्या बन जाता है? बाद में लोन का रूप पकड़ लेता है। जो आपकी सेविंग थी वो आपने डिपॉजिट की बैंक में, और बैंक का डिपॉजिट कहां भेज दिया गया? लोन पर चढ़ा दिया गया, लोन पर दे दिया गया किसी को। दैट मीन्स सेविंग डिपॉजिट में कन्वर्ट हुआ और डिपॉजिट फाइनली लोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल चलता है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट्स और इंडिविजुअल्स को लोन के रूप में मिल गया बेस्ड ऑन द टेन्योर, बेस्ड ऑन द टेन्योर। टेन्योर मतलब क्या होता है बेटा? टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड। बेस्ड ऑन टाइम पीरियड मतलब समय के हिसाब से लोन दिया जाता है। तो समय के हिसाब से इन लोगों ने लोन 4 टाइप के बनाए हैं। समय के हिसाब से, लंबे समय के लिए ले रहे हैं आप या छोटे समय के लिए ले रहे हैं, उसके हिसाब से इन लोगों ने 4 टाइप ऑफ लोन बनाया है। चेक कीजिए कौन कौन सा। सबसे पहला कॉल लोन्स। कॉल लोन्स मतलब क्या? आप पैसे लेकर जा रहे हो, बैंक वाले को जब जरूरत पड़ेगा कॉल करके बोलेगा तुरंत ला के पैसे लौटाओ, हमें जरूरत है, तो उसे कॉल लोन्स कहते हैं। कॉल लोन्स बहुत ही छोटे समय के लिए कभी भी बुला सकता है सामने वाला। सामने वाला बैंक जो है आपको जो पैसा दिया है कभी भी लौटाने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो उसे कॉल लोन्स कहते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए वो होता है। अगला देखिए शॉर्ट टर्म। अगला क्या है आपके सामने? शॉर्ट टर्म लोन्स। तो शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं कम समय के लिए होते हैं,
मतलब 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए आप मान सकते हैं, या 1-2 महीने के लिए मान सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मीडियम टर्म लोन्स। मीडियम टर्म लोन्स क्या हो सकता है आपका, साल भर के लिए, साल भर के लिए या 2 साल भर के लिए, तो साल या 2 साल कह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन्स क्या हो सकता है, 5 साल या 10 साल के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब 5 साल या 10 साल। तो वापस से मैं ड्यूरेशन बता रहा हूं बेटा। टेन्योर मतलब आप समझेंगे टाइम पीरियड, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, और टाइम के हिसाब से लोन इन लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया है। जब बैंक वाला कॉल करेगा तब आपको लोन लौटाना पड़ेगा, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड, उसे कॉल लोन्स कहा जाएगा। 1 महीने 2 महीने के लिए आपने लोन लिया है तो शॉर्ट टर्म कहा जाएगा। 1 साल 2 साल के लिए लिया है तो मीडियम टर्म लोन्स कहा जाएगा। और 5 साल या 10 साल के लिए आपने ले लिया है तो उसे लॉन्ग टर्म लोन्स कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लोन ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितने लंबे समय के लिए आप लोन लोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। जितना ज्यादा लंबा समय आपको मिला है लोन लौटाने के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक आपसे मांगेगी। ठीक है, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब लोन के अलावा कुछ लोग बैंक में जाते हैं उधारी पर पैसे मांगते हैं, तो कैश क्रेडिट सिस्टम भी कमर्शियल बैंक चलाता है, उधारी पर भी पैसे देता है। जैसे आपके दोस्त मित्र क्या है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के क्या कहते हैं, 100 रुपए दे दो कल लौटा देता हूं। तो इसी तरह से जिसकी पहचान होगी वो कमर्शियल बैंक से कैश क्रेडिट ले सकता है, मतलब क्रेडिट पर उधारी पर कैश ले सकता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से भी बैंक वाले क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा सामने वाले को देते हैं, लेकिन उस एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट पर बाद में इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। एज वेल एज डिस्काउंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। और आप जानते हैं आपने अकाउंट सब्जेक्ट में बिल्स रिसीवेबल पढ़ा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल का पैसा आपको 3-4 महीने के बाद मिलने वाला है, लेकिन बैंक वाला तुरंत आपको पैसे दे देता है और थोड़ा सा कट कर लेता है, थोड़ा सा अपना डिस्काउंट कर लेता है, वो बैंक वाले को फायदा हो जाता है। तो वापस से मैं बता रहा हूं, बिल्स ऑफ रिसीवेबल 3-4 महीने के बाद आपको पैसे मिलने वाले बिल्स रिसीवेबल का, लेकिन उसका पैसा अगर आपको अभी चाहिए तो आप अपने बैंक में चले जाइए। बिल अगर मान लीजिए 10,000 का है तो बैंक वाला आपको 9,000 दे देगा और बोलेगा 1,000 हमारा डिस्काउंट चार्ज है, तो 1,000 वो बैंक वाले का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक फंक्शन कमर्शियल बैंक का है। तो इस तरह से आपने सेकेंड फंक्शन देख लिया बेटा, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोगों को कर्जे देना और एडवांस देना भी कमर्शियल बैंक का काम था। ठीक है, जो भी पैसे डिपॉजिट करवा लिया है बैंक ने, अगला काम यही करता है कि वो लोन पर देता है। और लोन कौन कौन से पीरियड के हिसाब से हो सकता है, कॉल लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, इसके अलावा कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटी भी फंक्शंस भी कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं बेटा, एंसिलरी फंक्शन। एंसिलरी फंक्शन, एंसिलरी फंक्शन मतलब होता है सहायक कार्य। तो ये दो ऊपर जो आपने देखा बेटा वो मेन थे, दो ऊपर आपने क्या देखा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग या प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये दो मेन फंक्शन थे। अब ये जो तीसरा है हमारे पास एंसिलरी फंक्शन, ये सहायक कार्य हैं, ये भी बैंक करता है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसे हम डिटेल में देख लेते हैं कि एंसिलरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, मतलब सहायक कार्य फंक्शंस कमर्शियल बैंक के कौन कौन से हैं। तो चेक कीजिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह, एक अकाउंट से दूसरे जगह पर पैसे ट्रांसफर करना। इसे अभी डिटेल में समझाता हूं मैं अगले पेज पर। कलेक्शन ऑफ मनी, पैसे एकत्रित करना। मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट्स, लोगों के लाइट बिल का पेमेंट करना, लोगों के सर्वेंट हैं उनको सैलरी देना। ये
ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डीमैट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। तो ये जो है बहुत सारे सहायक कार्य हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड को मैं आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर लाइफ के लिए भी, आपके बिजनेस लाइफ के लिए भी आपको ये जानना चाहिए। तो देखिए पहला क्या था इसके अंदर, एंसिलरी फंक्शन में पहला कहा इन लोगों ने कि एंसिलरी फंक्शन मतलब होगा सहायक कार्य, और एंसिलरी फंक्शन के अंतर्गत पहला आपको बताया गया ट्रांसफर ऑफ फंड। तो ट्रांसफर ऑफ फंड मतलब क्या हुआ, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। आप क्या है, मोबाइल से ऑर्डर दे देते हो तो आपका पैसा आपके पार्टी वाले, आपके पार्टी के बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ फंड, आसानी से एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। ठीक है, आप नेट के थ्रू भी एक देश का पैसा दूसरे देश में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ट्रांसफर ऑफ फंड आपके ही देश में एक बैंक से दूसरे बैंक में हो सकता है, या एक देश का पैसा दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो किसी भी टाइप का अकाउंट हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कमर्शियल बैंक का काम है ट्रांसफर ऑफ फंड आसानी से और फास्ट किया जाए। ठीक है, तो ये पहला था ट्रांसफर ऑफ फंड एंसिलरी फंक्शन के अंतर्गत। दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा सहायक कार्य के अंदर है कलेक्शन ऑफ मनी। कलेक्शन ऑफ मनी, मान लीजिए आप कहीं शेयर किसी कंपनी का परचेस करके रखे हैं, तो शेयर पे डिविडेंड मिलता है, तो आपका डिविडेंड आपका बैंक क्या है, हमेशा जमा करता रहेगा। ठीक है, या आप कहीं सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी चेक से आती है, तो टाइम टू टाइम आपका सैलरी भी क्या करेगा, कलेक्ट करता रहेगा कमर्शियल बैंक। तो कलेक्शन ऑफ मनी के अंतर्गत बेटा, आपने शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो उसका डिविडेंड, शेयर्स परचेज किया हुआ है तो उसका डिविडेंड टाइम टू टाइम क्या करेगा, कमर्शियल बैंक आपके खाते में कलेक्ट करता रहेगा। एंड मान लीजिए आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज था, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया है कमर्शियल बैंक के पास, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जब टाइम हो जाएगा 3 महीने या 4 महीने, तो उसका भी पैसा वो कलेक्ट करके आपके खाते में डालेगा। ठीक है, या आप कहीं पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपकी जो सैलरी आती है वो सैलरी भी कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाल देगा। तो इस तरह से कलेक्शन ऑफ मनी भी एंसिलरी फंक्शन का एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, पीरियोडिकल पेमेंट्स। पीरियोडिकल पेमेंट्स, आप कंपनी चलाते हैं, आपके क्या है वर्कर्स हैं, तो उन वर्कर्स को पेमेंट आप नहीं देना चाहते, आप बैंक वाले को ही कह देते हैं कि इनका फिक्स सैलरी है, आप हर महीने इनको 10,000, इनको 15,000, इनको 20,000 आप पेमेंट करते रहिए। या फिर लाइट बिल, लाइट बिल आता है तो आप जाकर लाइन नहीं लगाना चाहते, आप कहना चाहते हैं बैंक वाले को कि हर महीने लाइट बिल का एक कॉपी आपके पास आएगा, आप खुद ही पेमेंट कर देना। तो लाइट बिल का भी पेमेंट क्या है, बैंक वाला टाइम टू टाइम करता रहेगा। ऐसे काफी पेमेंट्स जो हैं आपके बिहाफ पर कमर्शियल बैंक क्या है, पीरियोडिकली पेमेंट्स करते रहता है। तो जैसे देख लीजिए बेटा, आपके सर्वेंट पेमेंट डे पर आपको आके परेशान करेंगे, लाइन लगाएंगे, तो आप बैंक वाले को बोल के रखते हैं कि मेरे पे डे पर जितने भी लोग आएंगे उनको सैलरी फिक्स है, आप अपने खाते से दे दीजिए, मेरे खाते से पैसे निकाल कर उन्हें पेमेंट कर दीजिए। तो पीरियोडिकल पेमेंट्स कमर्शियल बैंक कर देगा। ठीक है, आपके लाइट बिल का पेमेंट है, आपके सोसाइटी बिल का पेमेंट है, आपका रेंट है, तो जो भी आपके पेमेंट्स हैं, आपके खर्चे हैं टाइम टू टाइम वाले, वो सब आप सिस्टमैटिक अगर इन्फॉर्म करके रखें बैंक को, तो वो टाइम टू टाइम आपके बिहाफ पर पेमेंट करते रहेगा। इस तरह से पीरियोडिकल पेमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नेक्स्ट मुद्दा है आपके पास बेटा मर्चेंट बैंकिंग। आपने मर्चेंट बैंकिंग का तो नाम सुना है, लेकिन आपको डिटेल में नहीं पता है, तो मैं बताता हूं। मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग के अंदर बेटा क्या क्या होता है फैसिलिटी। मर्चेंट बैंकिंग के अंदर आपका कमर्शियल बैंक आपका प्रोजेक्ट काउंसलिंग, प्रोजेक्ट काउंसलिंग का काम करके देगा। मतलब आपने जो भी प्रोजेक्ट उठाया है उसे कंप्लीट करने में मदद करेगा। लोन सिंडिकेशन, आपको लोन की जरूरत है तो खुद भी देगा और दूसरी जगहों से व्यवस्था करके भी देगा आपको। पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, पोर्टफोलियो मतलब आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका डिटेल। पोर्टफोलियो मतलब आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका डिटेल।
तो बैंक आपको बताता है, आपका कमर्शियल बैंक, कि ये फील्ड ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आपका कमर्शियल बैंक मदद करता है। अंडरराइटिंग सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज मतलब क्या? आपके कंपनी के शेयर्स मार्केट में बिकेंगे या नहीं बिकेंगे आपको श्योर नहीं है, तो अंडरराइटिंग मतलब गारंटी देना। तो कमर्शियल बैंक गारंटी देता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका शेयर अगर नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अंडरराइटिंग सर्विसेज मतलब गारंटी देना। और इशू मैनेजमेंट, कोई भी दिक्कत आ रही है आपके बिजनेस में तो आपकी समस्या को समाधान करने के लिए शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड जो है इशू, शेयर इशू करते हैं हम, म्यूचुअल फंड इशू करते हैं, तो उसे भी मैनेज करने के लिए आपका कमर्शियल बैंक आपको हेल्प करता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग नेम है, लेकिन ये सब डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं ये डिटेल दे रहा हूं। तो आपने समझ लिया कि रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग के अंदर इंडिया के अंदर क्या क्या आता है। असिस्टिंग क्लाइंट्स इन फंड रेजिंग, आपको पैसे की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, तो आपका कमर्शियल बैंक मदद करेगा। एक्टिंग एज द स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर, शेयर्स आपको बेचना खरीदना है तो भी आपका कमर्शियल बैंक आपको मदद करेगा। हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाया है, कोई शॉपिंग मॉल खोलना है या कोई प्लांट डालनी है, तो उसमें भी कमर्शियल बैंक आपको मदद करेगा। कौन सा चीज इस टाइम बेनिफिशियल चल रहा है, कौन सा हाई लेवल पे चल रहा है, कौन सा लो लेवल पर। हैंडलिंग कंपनीज पब्लिक इशू, पब्लिक इशू, पब्लिक में आप शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो उसे भी सुचारू रूप से चलने के लिए, सिस्टमैटिक चलने के लिए कमर्शियल बैंक मदद करेगा। अगर आपका शेयर्स नहीं बिक रहा है तो कमर्शियल बैंक खुद परचेज करके आपको मदद करेगा। हेल्प्स इन सीक कंपनीज फॉर देयर रिवाइवल, जो बीमार कंपनियां हैं, जो डगमगा रही हैं, जो पिछड़ रही हैं, उन्हें भी रिवाइवल मतलब पुनः जीवित होने के लिए, पुनः कार्यशील होने के लिए कमर्शियल बैंक मदद करता है। ठीक है। मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द क्लाइंट, मैनेजिंग पोर्टफोलियो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्वेस्टमेंट डिटेल या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो आप कहाँ पैसे लगाएं, कौन सा मार्केट तेजी में है, कौन सा डाउन पर है, वो कमर्शियल बैंक बताकर आपको मदद करता है कि इस मार्केट में आपको पैसे लगाने चाहिए, इस मार्केट में नहीं। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक का ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंसिलरी फंक्शन के अंतर्गत मर्चेंट बैंकिंग था। नेक्स्ट है बेटा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत आप जानते हैं जो दुनिया के अलग अलग करेंसीज हैं, वर्ल्ड करेंसीज, तो उनको रुपीज में चेंज करना, रुपीज को फॉरेन करेंसी में चेंज करना, ये भी कमर्शियल बैंक का काम है। तो आप अगर बाहर देश से कमा कर आ रहे हैं या बाहर देश कमाने जा रहे हैं तो आपको करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ेगी। करेंसी कन्वर्ट करने में कमर्शियल बैंक आपको मदद करेगा। तो डॉलर को रुपीज में, रुपीज को डॉलर में, या रुपीज को पाउंड में, पाउंड को रुपीज में, ठीक है, स्टर्लिंग को पाउंड रुपीज में, स्टर्लिंग को रुपीज में, रुपीज में को स्टर्लिंग में, इस तरह से करेंसीज को इंटरचेंज करने के लिए भी कमर्शियल बैंक मदद करता है। ठीक है। लास्ट आपके सामने इसके अंदर सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, एंसिलरी फंक्शन के अंतर्गत आपका सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, ये सभी लोग जानते हैं और मूवीज में भी आपने देखा है कि आपको सेफ लॉकर्स मिलते हैं। सेफ लॉकर मिलेंगे तो आप बिना टेंशन के, बिना किसी डाउट के अपना पैसा जो है अपने लॉकर में रख सकेंगे और अपने आप माइंड को क्या है शांत रख सकेंगे, चोरी लूट मार से आजाद रहेंगे। तो आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर्स भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीमेट फैसिलिटी। डीमेट फैसिलिटी सहायक फैसिलिटी के अंतर्गत आता है बेटा। डीमेट फैसिलिटी के अंदर क्या है? डीमेट फैसिलिटी डीमेट अकाउंट ओपन करके देता है बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स के लिए। अगर आप शेयर्स बाय या सेल करते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमेट अकाउंट ओपन करने में कमर्शियल बैंक आपको मदद करता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए जिस अकाउंट को ओपन किया जाता है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डीमैट फैसिलिटी आपको कॉमर्शियल बैंक ही देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि कौन से शेयर्स अप लाइन में है, कौन से शेयर डाउन लाइन में है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर कमर्शियल बैंक आपको मदद करता है कि डीमैट अकाउंट आप ओपन करके शेयर का बाइंग एंड सेलिंग आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से आप बिल्कुल वाकिफ हैं, आपको इंफॉर्मेशन है कि इंटरनेट बैंकिंग से हम पूरी दुनिया में घर बैठे ही पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक आपके बैंक अकाउंट को आपके कंप्यूटर, आपके गूगल अकाउंट, ईमेल से ज्वाइंट करके, लिंक करके आपको सुविधा देता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में पेमेंट कर सकें, पैसे ट्रांसफर कर सकें। उसे हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मोबाइल बैंकिंग। ये तो आपका आजकल फेवरेट हो गया है। मोबाइल भी दुनिया के किसी भी कोने में अब पेमेंट कर सकता है। सारी दुनिया आपके हाथ में है अब। ठीक है, सारी दुनिया का जो ट्रांजेक्शन है, आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज इन योर पाम। ओके, आपके हथेली पर सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो आपका मोबाइल जो है हर प्रकार का एटीएम, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बन चुका है। पहले कार्ड्स रखने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो भी जरूरत नहीं है। मोबाइल आपका मनी भी देगा, आपको वीजा का भी काम करेगा, डेबिट कार्ड का भी काम करेगा, क्रेडिट कार्ड का भी काम करेगा, प्लेटिनम कार्ड का भी काम करेगा। ईच एंड एवरी काम क्या है अब मोबाइल कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से तीसरा पॉइंट पूरी तरह से खत्म हुआ। लास्ट पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो साथ रहेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है मैं बता रहा हूं। क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इन्होंने भी लिखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। ये अलग से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर शॉर्ट आंसर के लिए पूछा जा सकता है, क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है? क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। ये लोग मार्केट में क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। अब क्रेडिट को कैसे क्रिएट करते हैं मैं अगले पेज पर आपको डिटेल में बताऊंगा। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कंस्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। बैंक को डिपॉजिट किससे मिलता है? प्राइमरी डिपॉजिट से। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब सबसे पहले आप ही जाकर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं। तो डिमांड और टाइम डिपॉजिट के थ्रू पैसे सबसे पहले बैंक में आते हैं, जिसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। अब ये डिपॉजिट क्या करते हैं, बाद में कमर्शियल बैंक को थोड़ा सा पैसा, कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा पैसा दे देता है आपके डिपॉजिट में से, और बाकी क्या है लोन के ऊपर आगे बढ़ा देता है। तो आप कोई भी डिपॉजिट करते हो, टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट, उसमें से थोड़ा सा पैसा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक आरबीआई में पहुंचाना पड़ता है, और बाकी पैसा क्या कर सकता है, बैलेंस जो भी बाकी पैसा बचा है वो कमर्शियल बैंक लोन पर दे सकता है। ठीक है, तो आप वापस से अगर लोन पर दोगे तो ये लोन आप किसी भी इंसान के हाथ में नहीं देते हो। कमर्शियल बैंक किसी भी इंसान के हाथ में लोन नहीं देता है। वो बोलता है आपको लोन तो दे रहा हूं लेकिन आपके बैंक में डालूंगा मैं पैसा। तो जैसे ही ये बैंक किसी इंसान के बैंक में पैसा डालता है लोन के थ्रू, तो उसे कहते हैं अगला सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर डेरिवेट डिपॉजिट। मतलब आपने तो पहले अपने कमर्शियल बैंक में पैसा डिपॉजिट किया और बाद में वो कमर्शियल बैंक किसी और कमर्शियल बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि किसी इंसान को लोन पर वो पैसे दे रहा है, तो उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहेंगे, डेरिवेट डिपॉजिट कहेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया बेटा, बहुत ही अच्छा चार्ट है, बहुत ही मीनिंगफुल है, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कोई घर का, हाउस होल्ड का कोई इंसान है, उसने कुछ सेविंग्स किया है। तो सेविंग किया है उस इंसान ने, अब वो इंसान उस सेविंग को सुरक्षित रखना चाहता है। तो कहां सुरक्षित रखेगा अपने पैसे को? मान लीजिए इसकी सेविंग कितनी है, 20,000 सेविंग इसने किया है 20,000। तो ये प्लान करेगा कि बैंक में जमा कर दिया जाए, तो वो लेकर जाएगा किसी बैंक में जमा करने के लिए, अपने बैंक में वो जमा करेगा।
बैंक वाले को पैसा मिल गया तो तुरंत आरबीआई का काम चालू हो जाएगा। कमर्शियल बैंक उसमें से थोड़ा सा पैसा आरबीआई को देगा, थोड़ा सा मतलब मान लीजिए 2000, 20,000 में से 2,000 क्या है आरबीआई को कमर्शियल बैंक ने दे दिया। अब आप बताइए कमर्शियल बैंक के पास कितना बचा? कमर्शियल बैंक के पास जो बचा हुआ रकम है वो 18,000 है। अब 18,000 कमर्शियल बैंक चाहेगा कि कोई इससे लोन पर ले जाए ताकि ये इंटरेस्ट ब्याज कमा सके। तो कोई इंसान आएगा, इससे क्या बोलेगा कि मुझे लोन की जरूरत है, तो उसे कमर्शियल बैंक लोन देगा कितना? 18,000। लेकिन उसके हाथ में नहीं देगा, वो बोलेगा आप अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, उस बैंक अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो नए बैंक अकाउंट में ये इंसान बैंक अकाउंट ओपन करेगा और उसके अंदर ये 18,000 जमा हो जाएंगे। अब ये जो नया ब्लू वाला बैंक है उसके पास बताइए कितने पैसे जमा हो गए? 18,000। तो 18,000 में से ये तुरंत क्या करेगा? आरबीआई को ये भी देगा पैसे, कितने? मान लीजिए 500। तो ये बैंक के पास पैसा आया 18,000, उसमें से इसने 500 आरबीआई को भिजवा दिया। तो अब इस नए बैंक के पास कितना बचा बताइए? 500 कट कर दीजिए तो इसके पास बैलेंस बचा है 17,500। तो 17,500 इसके पास बचा है, तो ये भी इंतजार करेगा कि कोई मेरे पास आए और मुझसे लोन लेकर जाए। तो एक अगला इंसान आएगा, अगला बिजनेसमैन, एक अगला गरजू इंसान आएगा और वो कहेगा कि मुझे 17,500 लोन पर दे दो। तो ये सेकंड बैंक भी बोलेगा कि हम आपके हाथ में पैसे नहीं देंगे, आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा और उसके अंदर ये 17,500 जमा कर दिया जाएगा। तो इस तीसरे बैंक में 17,500 आ गए। अब ये तीसरा बैंक भी क्या करेगा? पैसे आरबीआई को पहले भेजेगा, जो मिनिमम रिजर्व कहलाएगा। तो मिनिमम रिजर्व के रूप में ये तीसरा बैंक मान लीजिए आरबीआई को दे रहा है 100 रुपए। तो 100 रुपए दे दिया इसने आरबीआई को। तो अब इसके पास कितना बचा? इसके पास बताइए बेटा कितना बचा? इसके पास जो रकम बची है 17,500 में से 100 रुपया गया तो 17,400 बचा है। तो ये तीसरा बैंक चाहेगा कि मुझसे भी कोई लोन लेकर जाए, मैं भी इंटरेस्ट कमाऊं। तो एक इंसान आएगा और कहेगा मुझे लोन की जरूरत है, उसे 17,400 दे दिया जाएगा, लेकिन उसके हाथ में नहीं दिया जाएगा, उसका जो बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर वो पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब जब लोन दोगे तब तब एक नया डिपॉजिट जन्म लेगा। लोन आप दे रहे हैं तो आप हाथ में नहीं दे रहे हैं, किसी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है एवरी ईच लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईच लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट। तो इस तरह से बेटा आप मार्केट में देख सकते हैं कि पहले इंसान के पास कितना था? 20,000। वो 20,000 का सौदा कर सकता था, अगर घर में ही 20,000 रख देता तो सिर्फ 20,000 ही रह जाता। लेकिन अब आप मार्केट में देखिए, ये पहला इंसान 20,000 का ट्रांजेक्शन कर सकता है, दूसरे इंसान ने लोन लिया है तो वो 18,000 का ट्रांजेक्शन कर सकता है, तीसरे इंसान ने लोन लिया है तो 17,500 का ट्रांजेक्शन कर सकता है, चौथे इंसान ने लोन लिया है तो 17,400 का ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो इस तरह से पहले मार्केट में सिर्फ 20,000 ही था, लेकिन अब 18,000 और आ गया, 17,500 और मार्केट में आ गया, 17,400 और मार्केट में आ गया। तो ये ही कहलाता है कि मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, मतलब मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं। और 20,000 ही अब कितना हो गया? एक के पास 20,000, एक के पास 18,000, एक के पास 17,500, एक के पास 17,400। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रेडिट क्रिएशन हो गया। एक इंसान के पास 20,000 है, एक इंसान के पास 18,000 है, एक इंसान के पास 17,500 है और एक इंसान के पास मार्केट में 17,400 है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि 20,000 का आपने बीज बोया और वो ट्री बन गया, मनी ट्री बन गया, पैसे का पेड़ बन गया। तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि पैसे झाड़ पर उगते हैं क्या? तो आप उनको जवाब दे दीजिए हाँ, पैसे पेड़ पर उगते हैं। और ये बैंकिंग सिस्टम है, ये बैंकिंग का जादू है कि वो पैसे पेड़ पर जगाता है। तो ये क्या है? क्रेडिट क्रिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था किसका? कमर्शियल बैंक का। इस तरह से बेटा क्रेडिट क्रिएशन पॉइंट भी हमने खत्म किया। फाइनली आप वापस से देख लीजिए, 4 फंक्शन थे कमर्शियल बैंक के: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तीसरा एंसिलरीज फंक्शन मतलब सहायक कार्य, और चौथा क्रेडिट क्रिएशन। इस तरह से हमने कमर्शियल बैंक टॉपिक खत्म किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आप लोग साथ में रहे, सहयोग किए, इंटरेस्ट लिए, उसके लिए आपको थैंक यू।